दोस्तों, एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करने वाला हल्दीराम आज दुनिया भर में 80 से ज्यादा देशों में अपना पांव जमा चुका है। जहां पूरी दुनिया में डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, कोक, केएफसी छाई हुई है, वहीं हल्दीराम आज सभी विदेशी कंपनीज को कड़ी टक्कर दे रहा है। आज हम जानेंगे कि हल्दीराम के सक्सेस के पीछे की कहानी क्या है और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज है जिनकी वजह से आज हल्दीराम $2 बिलियन की कंपनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। हल्दीराम कंपनी का फाउंडर बीकानेर के रहने वाले गंगा भीषण अग्रवाल ने 1941 में स्टार्ट किया था, लेकिन इस कंपनी को बनाने का काम उन्होंने साल 1919 में सिर्फ 13 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। दोस्तों, गंगा भीषण अग्रवाल एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्हें परिवार में प्यार से हल्दीराम बुलाया जाता था। उन्होंने खेलने कूदने की उम्र में ही अपने पिता की शॉप पर काम करना शुरू कर दिया। उस समय में बीकानेर में भुजिया बहुत ही ज्यादा बिका करता था, जिसके चलते शहर में हजारों लोग भुजिया बेचा करते थे और जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसकी क्वालिटी एंड टेस्ट सभी दुकानदार के पास सेम हुआ करती थी। इसलिए मेन कंपटीशन क्वालिटी का नहीं, पैसों का हुआ करता था। हल्दीराम जी की बात करें तो वे उस समय अपने पिता की दुकान में सब्जी काटने का और साफ सफाई करने जैसा छोटा मोटा काम किया करते थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी हमेशा से ही भुजिया बनाने की मेथड को सीखना था। हल्दीराम जी के पिता जिस भुजिया को बेचा करते थे, उसकी रेसिपी परिवार की एक बहू ने तैयार की थी। जब बहू ने भुजिया बनाकर परिवार को खिलाई तो उनके पिता को यह आइडिया आया कि ये भुजिया मार्केट में चल सकती है और यही सोचकर उन्होंने बाजार में उस भुजिया को बेचना शुरू कर दिया। दोस्तों, उस भुजिया का टेस्ट वाकई में अच्छा निकला, जिसकी वजह से उनका बिजनेस तो चल पड़ा। लेकिन हल्दीराम जी अपने घर के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो ना उस छोटे से बिजनेस से सेटिस्फाई हुए, ना ही उस टेस्ट से। दरअसल हल्दीराम खुद एक ऐसी स्पेशल भुजिया बनाना चाहते थे जो मार्केट में एकदम अलग हो और उस प्रोडक्ट का कोई भी मुकाबला ना कर पाए। दोस्तों, इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने छोटी सी उम्र में ही इंग्रेडिएंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और काफी सारी चीजों को आजमाने के बाद आखिरकार वे एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में कामयाब हो गए जो कि मार्केट में उस समय किसी के पास मौजूद ही नहीं था। दोस्तों, हल्दीराम ने अपने पिता की भुजिया में 3 मेजर चेंजेस किए, जिससे उनकी तकदीर ही बदल गई। जिसमें सबसे पहले चेंज था कि वे भुजिया को बेसन की जगह मूंग से बनाने लगे। ये मूंग खड़े दाने होते थे जिन्हें मोठ बीन्स कहते हैं। इससे भुजिया का ना सिर्फ टेस्ट बढ़ गया, बल्कि वो पहले से भी कहीं ज्यादा क्रिस्पी भी हो गई। इन शॉर्ट, ये एक ऐसी भुजिया बन गई जिसका टेस्ट मार्केट की भुजिया से पूरी तरह से डिफरेंट था। दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने दूसरा चेंज किया कि मार्केट में जहां दूसरे लोग 2 पैसे पर केजी के हिसाब से भुजिया बेच रहे थे, वहीं हल्दीराम जी ने इस भुजिया का प्राइस 5 पैसे पर केजी रखा, ताकि मार्केट में उनकी भुजिया को एक अलग स्टैंडर्ड से देखा जाए। और आखिर में तीसरा चेंज उन्होंने ये किया, बीकानेर के महाराजा डोंगर सिंह के नाम पर अपनी उस भुजिया का नाम डोंगर सेव रख दिया। दोस्तों, उनकी भुजिया का बीकानेर के राजा से कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी दोस्तों उनका नाम एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह साबित हुआ और डोंगर नाम रखने से उस प्रोडक्ट को लोग प्रीमियम मानने लगे। तो दोस्तों, क्योंकि अब लोगों के नजर में भुजिया ऑलरेडी एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुका था, तो लोग इसे अब 5 पैसे पर केजी में भी बिना किसी हेजिटेशन के खरीदने लगे, क्योंकि लोगों के मन में ये धारणा बन चुकी थी कि वे 3 पैसे एक्स्ट्रा देकर एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। दोस्तों, इन सब चीजों के चलते हल्दीराम जी का डोंगर सेव मार्केट में लॉन्च होते ही हिट हो गया, जहां कुछ ही हफ्तों के अंदर उनकी सेल्स आसमान छूने लगी और हल्दीराम का भुजिया कॉम्पिटिटर मार्केट का लीडर बन गया। इस तरह दोस्तों, हल्दीराम जी ने एक विशाल बिजनेस की एक मजबूत नींव रखी, जिसे आज दुनिया भर में इन्हीं के नाम से जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, हल्दीराम जी ने जो किया वो इस कंपनी का फाउंडिंग पिलर था, लेकिन इसके बाद इस कंपनी की ग्रोथ का दूसरा चैप्टर साल 1960 के एंड में शिव किशन अग्रवाल ने शुरू किया, जो कि दोस्तों कंपनी को इस लेवल पर ले गए किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल शिव किशन हल्दीराम के पोते और अग्रवाल परिवार की तीसरी पीढ़ी है। उन्होंने 1960 के दौरान अपने इस फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया था। उस समय तक अग्रवाल फैमिली 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी थी, जिनके बिजनेसेस बीकानेर, कोलकाता और नागपुर शहर में थे। जिसमें कोलकाता और बीकानेर का बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन नागपुर के अंदर शिव किशन जी को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। असल में दोस्तों, उस समय नागपुर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में भुजिया का कोई डिमांड ही नहीं होता था। ऐसे में शिव किशन जी ने महाराष्ट्र के लोगों के फूड हैबिट को जानने के लिए मार्केट रिसर्च का फैसला किया और उन्होंने नागपुर के पूरे मार्केट को खंगाल डाला। इस तरह दोस्तों कई महीने रिसर्च करने के बाद उन्होंने इस मार्केट के अंदर 2 बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई, जिसमें सबसे पहली चीज उन्होंने ये नोटिस की कि महाराष्ट्र के लोग उस समय ज्यादा तरह के स्नैक्स के बारे में नहीं जानते थे। ऐसे में शिव किशन के पास ये मौका था कि वे मार्केट में कई सारे नए स्नैक्स लेकर आए।
इसके अलावा दूसरी अपॉर्चुनिटी उन्हें स्वीट मार्केट के अंदर नजर आई, जहां उन्होंने देखा कि स्वीट के नाम पर महाराष्ट्र में सिर्फ बालूशाही, गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू जैसी गिनी चुनी चीजें ही थी। ऐसे में उन्हें यह रियलाइज हुआ कि मार्केट में वे दूसरी डिजाइन व टेस्ट की अलग अलग मिठाइयों को ला सकते हैं, और बस यही सब सोचकर उन्होंने अपनी खुद की फेवरेट काजू कतली की मिठाई को महाराष्ट्र की स्वीट मार्केट में लॉन्च कर दिया। क्योंकि अब महाराष्ट्र के लोगों के लिए काजू कतली एक नई चीज थी, इसलिए शिव किशन जी लोगों को उस मिठाई का सैंपल देने लगे। उनके शॉप पर जो भी कस्टमर आता था वे अपनी काजू कतली जरूर टेस्ट करवाते थे। इस तरह उनकी इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के चलते कुछ ही दिन में काजू कतली पूरे नागपुर में फेमस हो गई और लोगों को इसका टेस्ट इतना पसंद आया कि देखते ही देखते इसकी सेल्स आसमानों को छूने लगी। दोस्तों, काजू कतली के इस जबरदस्त सफलता के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को बीकानेर और कोलकाता के दूसरे फेमस मिठाइयों से भी इंट्रोड्यूस करवाया। इस तरह शिव किशन जी की इन जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड टेस्टी प्रोडक्ट के चलते सिर्फ 3 साल के अंदर ही हल्दीराम की सेल्स 400% बढ़ गई। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दरअसल इसके बाद उन्होंने देखा कि नागपुर के लोग साउथ इंडियन लोगों की तरह इडली डोसा को काफी ज्यादा पसंद करते थे और यही स्नैक्स बहुत ज्यादा मार्केट में पॉपुलर भी थे, जैसे हमारे यहाँ समोसा, कचौरी। इसलिए कस्टमर को अपनी शॉप पर लाने के लिए खुद का एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी खोल डाला। जब बहुत सारे लोग उनके रेस्टोरेंट में आने लगे, धीरे धीरे अपने मेन्यू में समोसा, कचौरी और छोले भटूरे जैसी चीजों को ऐड करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, बिजनेस के नजरिए से देखें तो शुरुआत में जब उन्होंने नागपुर में इंटर किया था तब वे लोगों के लिए एक ऐसे अनजान दुकानदार थे जो उनको अननोन डिशेज सेल्स कर रहे थे और इसी के चलते लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे। इसलिए शिव किशन जी ने क्या किया कि पहले उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को उनकी ही पसंद की डिशेज बेची, उनका भरोसा जीता और जब भरोसा पूरी तरह बन गया तब उन्होंने उनके सामने वो नई डिशेज रखी जो कि पूरे महाराष्ट्र में किसी के पास नहीं थी और हल्दीराम की सेल कुछ ही सालों में नई ऊंचाइयों में पहुंच गई। दोस्तों, अब इस बात से कोई शक नहीं है कि हल्दीराम को इस मुकाम तक पहुंचाने में शिव किशन जी का योगदान काफी ज्यादा अहम रहा था। लेकिन जो व्यक्ति हल्दीराम को इससे भी ऊपर मुकाम तक लेकर गया था वो शिव किशन जी नहीं बल्कि अग्रवाल परिवार के दूसरे सदस्य मनोहर लाल अग्रवाल जी थे। दरअसल दोस्तों, मनोहर लाल ने भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 2 ऐसी स्ट्रेटजीज अपनाई थी जो हल्दीराम के इस स्टोरी में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। दोस्तों, ये 90s का समय था जब कोई भी पैकेजिंग पर खास ध्यान नहीं देता था। तब मनोहर लाल ने अपनी ब्रांड को और ज्यादा पॉपुलर बनाने के लिए हल्दीराम के ब्रांडिंग के साथ महंगी और प्रीमियम पैकेजिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ताकि कस्टमर को लगे कि वे मार्केट के ट्रस्टेड प्रोडक्ट हैं। उनके ऐसे करने से न सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर बढ़ी बल्कि साथ ही हल्दीराम के लिए लोगों का ट्रस्ट पहले से और ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा मनोहर लाल जी की दूसरी स्ट्रेटेजी थी कि उन्होंने बड़े बड़े शहरों में हल्दीराम के स्टोर्स ही खोलने शुरू कर दिए, जिनके चलते सिर्फ कुछ ही सालों में हल्दीराम की सेल्स सैकड़ों गुना बढ़ गई और देखते ही देखते ये बिजनेस पूरे भारत में चिंगारी की तरह फैल गया। दोस्तों, इस समय की अगर बात करें तो हल्दीराम की वैल्यू $890 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है और हल्दीराम का बिजनेस 80 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। दोस्तों, हल्दीराम की 3 पीढ़ियों ने अपनी मेहनत और लगन से जिस तरह एक मामूली सी भुजिया के व्यापार को इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बना दिया, वाकई में काबिल तारीफ है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये केस स्टडी कैसी लगी है और आगे आप कौन सी केस स्टडी को सुनना चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपको दूसरी वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।